हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से पहले पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था, यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम लोग हर्यक वंश देखें, इसके बाद जो है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। इसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्यों की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारे इसलिए की गई थी क्योंकि हमारा विदेशी शासन जो महान सिकंदर के द्वारा जिस तरह से हमारा भारत के कुछ उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों में जिस तरह से स्थापित कर चुके थे छत्र प्रणाली, और धीरे धीरे विदेशी शासन की जो है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उनकी बस्तियां और आगे सब उसकी विस्तार हो रही थी। तो इस चीज को लेकर के जो है यह स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य। और दूसरी था ये बात कि हमारा नंद वंश के समय नंद वंश के राजाओं के द्वारा घृणित और अत्याचार शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है आवाज उठाई गई थी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चाणक्य के द्वारा यह की गई, क्योंकि चाणक्य जो है तक्षशिला के रहने वाले थे और चाणक्य का पुत्र चाणक्य थे, जो उन्हें आचार्य के रूप में, पुरोहित के रूप में जो है नंद के दरबार में भेजा गया था। लेकिन इन्हीं दो बातों के कारण जो है जो चाणक्य को अच्छा नहीं लगा, और जिसके कारण से दरबार में जो है उन्हें बड़ा ही बेइज्जती सहन करना पड़ा, और वह सहन नहीं कर पाया, बल्कि उस दरबार को छोड़ करके, यानी उसने माना जाता है, कहा जाता है कि वो अपनी चुटिया की जो है कसम खाती है, और उसी तरह जो है चुटिया को जो है खोल बांध करके और चले जाते हैं, और वहीं से निकल पड़ते हैं मगध से। और वही रास्ते में जाते समय पाटलिपुत्र में जो है जाते वक्त में एक बालक जो है एक राजकिल्लम खेल खेल रही थी। वह राजकिल्लम खेल क्या था? चोर सिपाही का राजा के द्वारा न्याय अन्याय का निपटारा करने वाला। इसी प्रकार एक छोटा सा बालक जो है बैठ करके जो है और वह निपटारा कर ही रहा था। और वह बालक कौन था? वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जो है बालक जो है के पास उसको देख करके जो है चाणक्य ने हाथ पर रह गया, और देख करके और उसको अपने उनके घर, उनकी माता जहाँ थी उनके माता के पास ले जा करके उन्हें 1000 कर्षापन सिक्के दे करके और अपने यहाँ तक्षशिला ले गए। और तक्षशिला में जो है उन्हें शिक्षा दीक्षा दे करके सैन्य से हर चीज से परिपूर्ण करके और उसे जो है एक सेनापति, एक राजा बनाने का पूरा संगठित कर लिया, अपने में ठान लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक था। वह केंद्रीय शासन व्यवस्था का प्रधान सम्राट बना। उसके हाथों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और सैन्य संचालन की सारी शक्तियां केंद्रित हो गई थी। फिर भी वह कोई एक स्वेच्छाचारी या निरंकुश सम्राट नहीं था। मेगास्थनीज ने कहा कि चंद्रगुप्त अपनी प्रजा का शोषक नहीं बल्कि वह पोषक है, लोगों को कल्याण करता है। उसके विशाल राजप्रसाद जिस तरह से है, उसके सजावट के आधार पर उसका सौंदर्य उपासक का होने के एक प्रमाण मिलता है। विद्वानों का भी उससे संपर्क था, जैसे कौटिल्य उनके छत्रछाया के जैसा था, और एक हमारा भद्र बाहु के द्वारा जो कल्पसूत्र की जो रचना किया था, तो उन लोगों के संपर्क में था। और इस तरह से उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था चंद्रगुप्त मौर्य का। वह प्रथम भारतीय जो है सम्राट था जिसने भारत में एक सुदृढ़ रूप से एक संगठित शासन व्यवस्था को जो है स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है विभिन्न इतिहासकारों विभिन्न बातें जो है लिखी गई है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है कहा जाता है कि मौर्य जाति में ही हुआ था, क्योंकि उनके पिता जो है कौन थे? मौर्य जाति का मुखिया था, जो किसी सीमा संघर्ष में मारा गया था। उसके बाद उनकी माता जो थी अपनी मायके यानी पाटलिपुत्र थी, वहीं लेकर रहती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म वहीं पर जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है यह हमारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। और अपने गुरु यानी आचार्य जो उन्हें प्रधानमंत्री बन करके और इसे जो है राजा बना करके जो है मगध के अंतिम
शासक जो धनानंद है उसे पराजित करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। या 25 वर्ष की उम्र होती है इस समय। तो 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। तो हम देखते हैं कि जो है विभिन्न ग्रंथों में और विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो है इन्हें क्या कहा गया है, यानी विभिन्न ग्रंथों या इतिहासकारों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ में जो है इसे क्या कहा गया है कि नंदराज की शूद्रा की पत्नी, क्या है? नंदराज की शूद्रा की पत्नी का पुत्र कहा है, इसे क्या कहा गया। इसी तरह दूसरा क्या कहा गया, इसे ब्राह्मण ग्रंथ के बाद बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, यानी बौद्ध साहित्य में इसे जो है क्षत्रिय कहा गया। क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया इसे। इसी तरह तीसरा हम देखते हैं जस्टिन महोदय क्या कहता है। जस्टिन महोदय भी इतिहासकार जो है ये क्या कहते हैं कि ये जो है साधारण परिवार से था। क्या थे? साधारण परिवार से था ये। और इसी तरह एक और है, हम देखते हैं कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा जो है एक मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ है, इसमें क्या कहा गया, इसे कहा गया कृशल। क्या कहा गया? कृशल या कुलहीन भी नाम इसमें इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसी तरह देखते हैं एक और है हमारा बृहद कथा मंजरी, जो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। बृहद कथा मंजरी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी जो है क्या कहा गया कि शूद्र कहा गया है, इन्हें शूद्र जाति से उत्पन्न हुआ था। इसी तरह छठा एक और है महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है इसमें क्या कहा गया कि ये क्षत्रिय था। तो इस तरह से विभिन्न ग्रंथों इतिहासकारों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरह से जो है कहा गया कि किस जाति से था, कैसे था, क्षत्रिय था कि क्या था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को जो है विभिन्न इतिहासकारों या विभिन्न पुस्तकों में ऐसे क्या कहा गया है, यानी यूनानी लेखक क्या कहा है इसे, यूनानी लेखक इसे क्या किया है, सेंड्रोकोटस नाम दिया कि सेंड्रोकोटस, और एक और नाम दिया है एंड्रोकोटस। क्या है? एंड्रोकोटस। इसी तरह यूनानी लेखक के बाद जो है एरियन और प्लूटार्क भी महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में, यानी एरियन और प्लूटार्क महोदय का इसका ये कहना है कि यह जो है एंड्रोकोटस है। क्या है? एंड्रोकटस है। इसी तरह जो है एक और इसका आता है एरियन प्लूटार्क के बाद जो है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस के पुस्तकों में जो है क्या नाम लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रश्री। क्या है? चंद्रश्री और चंद्रश्री, ऐसे नाम जो है इनके पुस्तकों में लिखा गया है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जो है इन्हें सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहता है, लेकिन एरियन प्लूटार्क उसको एंड्रोकोटस कहता है, और मुद्रा राक्षस चंद्रश्री या चंद्रश्री कहता है। तो चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था, इसका उद्देश्य क्या था, यानी चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला यही था कि इसमें यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त करना, यानी
यूनानियों के, यानी यूनानियों के विदेशी शासन से देश से मुक्त कराना पहला कारण था, पहला यह उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य यही था कि नंद राजाओं के, यानी नंद राजाओं के घृणित और अत्याचार शासन व्यवस्था से मुक्त करना। तो यही दो उद्देश्य था मुख्य रूप से, और यही जो है चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था कि इस तरह से जो है इसको समाप्त करना है। तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है, और उस देश की कहा गया है कि उस देश और धर्म के लिए यह बहुत बड़ा अभिशाप है, जो चंद्रगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक विशाल सेना संगठन किया, जो सैनिकों के लिए जो है विभिन्न वर्गों से सेना को शामिल किया, यानी एक विशाल सेना का संगठन किया था। एक विशाल सेना का संगठन किया था जिसमें विभिन्न वर्गों से सेना में शामिल किया था। तो ये कौन कौन सा वर्ग था? तो सबसे पहले देखते हैं कि वह वर्ग था, पहला देखते हैं चोर या प्रतिरोधक। दूसरा जो था, जो किस वर्ग को शामिल किया था, यानी मलेच्छ जो बड़े बड़े बलशाली जो वीर होते हैं, आठवीं जनजातियों को, और इसमें और भी जैसे शामिल किया था चोरों का जो सरदार चोर का जो संघ होता है, उन लोगों को भी शामिल किया था। यहाँ तक जो है आठवीं जनजाति जो बलशाली होते थे, मलेच्छ भी ऐसा ही होते थे, और चोर प्रतिरोधक जितने भी जो है था सबको शामिल किया था। और एक क्या था, शस्त्रोपजीवी मतलब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सारी सेना, ये सभी को जो है शामिल किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी में जो है जस्टिन महोदय ने क्या कहा था? जस्टिन महोदय ने यही कहा था कि चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो सेना है वह डाकुओं का गिरोह कहा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा? डाकुओं का गिरोह की संज्ञा दिया है जस्टिन महोदय ने। तो इस तरह से जो है संज्ञा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो है सर्वप्रथम एक सेना एकत्रित तो किया ही, और अपने को राजा और जो है, और अपने का तो राजा तो था ही, और ये प्रधानमंत्री चाणक्य ही बना था। लेकिन जब राजा बना तो ये सबसे पहले सोचा कि क्या किया जाए, तो सिकंदर की जो छत्रप प्रणाली जो प्रारंभ किया था, क्योंकि सिकंदर के बाद जो जितने भी छत्रप प्रणाली जिस तरह से लागू किया था उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों से, जिस तेजी से उसकी बस्तियां आगे बढ़ती जा रही थी, उसके विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ना, यही इनका काम था कि हम कैसे जो है इसको समाप्त करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिकंदर के छत्रपों के विरुद्ध यानी उसके विरुद्ध जो है राष्ट्रीय युद्ध छेड़ना, राष्ट्र के प्रति क्या है, राष्ट्रीय युद्ध छेड़ना। तो ये इनका उद्देश्य ये भी था कि सिकंदर के जितने भी सारे चीज थे उसको छेड़ना था।
और काफी जो है हम देखते हैं कि 317 ईसा पूर्व में एक जो है पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी शासक एक था, उसका नाम था यूडेमस। यूडेमस जो है वह जो है भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो गया, यानी भारत से भाग चला। और इसी तिथि से माना जाता है कि यह जो सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र है या प्रदेश है वह चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो चुका था। तो इस तरह से यह क्या है, यूडेमस अंतिम क्या है, अंतिम यूनानी जो थे, अंतिम यूनानी जो थे क्षत्रप यूडेमस यानी यूडेमस अंतिम यूडेमस थे जो बाध्य होकर स्वदेश लौटे यानी चले गए यहाँ से। इसके बाद देखते हैं कि सेल्यूकस निकोटर वह भी सिकंदर के पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी था। एक जो है इसके बाद जो है उत्तराधिकारी यानी सेल्यूकस निकेटर क्या था, ये भी हमारा जो है सिकंदर का पूर्वी प्रदेश का उत्तराधिकारी था, क्योंकि ये भी सेनापति बहुत ही योद्धा था, उत्तराधिकारी था। और यह जो है एंटीओकस का पुत्र था। कौन था सेल्यूकस? एंटीओकस का पुत्र था। एंटीओकस का पुत्र था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर के जो जिस तरह से ये अपना उत्तराधिकारी था, जिस तरह से शासन व्यवस्था, तो इन्होंने देखते हैं कि बैक्टीरिया को यानी धीरे धीरे बैक्टीरिया और भी जितना भी क्षेत्र था, यानी बैक्टीरिया के अलावा जो है बेबीलोन क्या था, बेबीलोन इत्यादि सभी क्षेत्रों को जीत करके अपने अधिकार में कर लिया था। क्या कर लिया था? अपने अधिकार में कर लिया। कौन किया? यानी सेल्यूकस निकेटर। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा होकर उभर रहा था और धीरे धीरे उस क्षेत्रों को जो है पराजित करके विजय हासिल कर रहा था। जैसे बैक्टीरिया बेबीलोन को अधिकार कर लिया और उसके बाद जो है सिंध नदी को पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। इसके बाद क्या हुआ कि ये सिंधु नदी को पार कर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये और सेल्यूकस के बीच में जो है युद्ध हुआ और अंततः क्या हुआ? अंततः यही हुआ कि ये दोनों में जो है यानी दोनों में संधियां हुई जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप यही हुआ कि वैवाहिक संबंध अपनाया, वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक संबंध का कहने का तात्पर्य है कि सेल्यूकस निकेटर जो है यानी सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री हेलन का विवाह जो है किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य को और भी सारी चीजें दी जाती है। जैसे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया जाता है? पहला हम देखते हैं हीरा। तो देखते हैं ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरिया को हम लोग हीरात बोलते हैं, हीरात। उसी तरह जो है एक और नाम है, उसका नाम है पेरोपनिसडाई। क्या है? पेरोपेनिसडाई। इसका नाम है काबुल। क्या है? काबुल। उसी तरह हम तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें तीसरा यही है अराकोशिया। क्या है? अराकोशिया को क्या बोलते हैं हम लोग? कंधार बोलते हैं। और इसी प्रकार जो है एक और है जेड्रोसिया। क्या है? चौथा क्या है? जेड्रोसिया।
ये जेडोसिया का आधुनिक जो नाम है वो क्या है, बलूचिस्तान। क्या है, बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में है वो। तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और उसके कुछ क्षेत्र भी दे दिया जाता है, एरिया यानी हीरात। और दूसरा जो है पेरुपेसराई, काबुल, अराकोसिया, कंधार, जेडोसिया, बलूचिस्तान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। लेकिन बदले में क्या है कि बदले में जो है सेल्यूकस को क्या देता है, ये सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है, 500 भारतीय हाथी, यानी भारतीय हाथी भेंट स्वरूप प्रदान करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये दोनों में संधिया हुई। और इसके बदले एक और था कि मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में क्या हुआ, नियुक्त किया। मौर्य दरबार में जो है नियुक्त किया था इसे, मेगास्थनीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो है राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में नियुक्त किया था। तो इस तरह से प्लूटार्क भी कहते हैं क्या कि लगभग जो है 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंदा था इन्हें और अधिकार में किया था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम जिस तरह से देखते हैं कि बिंबिसार के समय प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त जो है मौर्य के समय में क्या हुआ, वह बहुत ही अंतिम प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। यह हमारा शासन व्यवस्था या जो हमारा साम्राज्य। तो इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इसका साम्राज्य जो फैला हुआ था बहुत ही जो है बड़े विशाल क्षेत्रों तक जो है फैली हुई थी। या उत्तर पश्चिम में हम देखते हैं इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ था, यानी साम्राज्य विस्तार जो कहाँ था, यानी हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जो है ईरान की सीमा तक, यानी ईरान की सीमा तक है इधर। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण में हम देखते हैं कर्नाटक तक, यानी दक्षिण में देखते हैं जो आधुनिक जो है कर्नाटक तक था, यानी कर्नाटक तक था। उसी प्रकार हमारा जो पूर्व में मगध से लेकर क्या है, पूर्व में मगध से लेकर यानी पश्चिम में देखते सौराष्ट्र तक पूरा था, यानी सौराष्ट्र ये सब तक पूरा फैला हुआ था। तो इस तरह से मगध साम्राज्य, महाराष्ट्र का जो है क्षेत्र भी था, यानी सौराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसे भी नाम उनके आते हैं, तो ये तक फैला हुआ था। इस तरह से स्मिथ महोदय भी क्या कहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत क्या है, भारत की एक वैज्ञानिक सीमा थी। और यूनानी लेखक क्या बोलते हैं, ये पेरोपेनिसस या इंडियन काकेशस के नाम दिया जाता है, यानी हिंदू कुश पर्वत को। तो इस तरह से देखें। अगला हम देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि जैन चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे वह जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन का अंतिम दिनों में वह जैन भी हो गया था, जैन धर्म को अपना लिए थे और वह भद्रबाहु की शिष्यता जो है ग्रहण कर लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि शासन काल के अंतिम में एक बार जो है मगध में 12 वर्ष तक जो है भीषण अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष का शिकार होना पड़ा था। तो वहां तो पहले जो है चंद्रगुप्त तो कहा जाता है कि पहले तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है स्थिति से निपटने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अपने पुत्र को सिंहासन त्याग करके भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में तपस्या करने चला गया। तो इस तरह से इनका था। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने 298 ईसा पूर्व में ही एक जैन विधि होती है जो सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना का कहने का तात्पर्य यह है, जिस तरह से महावीर ने सल्लेखना के द्वारा अपना जीवन का निर्वाह किया था, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है वही किया था।
ये संलेखना यानी अन्न जल को त्याग करके मृत्यु को वरण करना, यही संलेखना कहा जाता है। यानी उपवास पद्धति द्वारा जो है अपना प्राण त्याग करना, यही संलेखना। तो इन्होंने भी जो है श्रवणबेलगोला में एक छोटी सी पहाड़ी है, और वह भी पहाड़ी जो है चंद्रगिरी के नाम से ही कई नाम से जानी जाती है, और वहीं पर जाकर के वहीं अन्न जल को त्याग करके और अपने को निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त नामक एक मंदिर भी वहां पर इस पहाड़ी में है। तो इस तरह से देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष मगध में क्या थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष मगध में क्या हुआ, अकाल पड़ा। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निपटने की कोशिश की, कहा जाता है। विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग बातें कही गई है। कोशिश की लेकिन असफल रहा, और जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, ये कहाँ है, कर्नाटक। तो ये श्रवणबेलगोला चले गए, जो चंद्रगिरी पहाड़ी में तपस्या करने लगे। वहीं पर संलेखना यानी जैन विधि संलेखना के द्वारा अपना प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से वही प्राण त्यागे थे। और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ एक मंदिर भी है। क्या है, इस पहाड़ी पर एक मंदिर भी है, ये भी स्थित है। यहाँ एक और देखते हैं कि इतिहासकार जो स्मिथ है, अपने पुस्तक ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, क्या लिखा है कि जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस सीमा क्षेत्र तक जो अधिकार किया था, जिस क्षेत्र तक, वह क्षेत्र जो है मुगल शासक पाने के लिए तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मिथ महोदय का कहना है। स्मिथ के अनुसार ये कहते हैं, यानी इस पुस्तक का नाम है ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ, जो है ये नाम है इनका पुस्तक का नाम ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसमें यही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस सीमा क्षेत्र का अधिकार किया, वह जो है अंग्रेज जो सीमा क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उसे मुगल शासक तड़पते रहे और अंग्रेज आहें भरते रहे। तो ये स्मिथ ने जो है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, यानी यही लिखा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक और है कि रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख है, वह सौराष्ट्र और चंद्रगुप्त का साम्राज्य का एक प्रांत था, इस अभिलेख से पता चलता है। और सौधुरा और महास्थान एक अभिलेख है, उससे भी पता चलता है कि बंगाल में अकाल पीड़ितों को सहायता किया था। तो इस तरह से जो है एक तमिल ग्रंथ है अहनानुरु और एक है पुर्नानुरु, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दक्षिण पर आक्रमण किया था, ऐसा जो है ग्रंथों में लिखा मिलता है। तो हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है चंद्रगुप्त का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया। यह पहला जो है अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाण है। तो इस तरह से जो है आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें और इसे कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, अगर
जिस चीज़ की खामियां अगर आपको लग रही हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम कमेंट जरूर करें।